हाय फ्रेंड्स, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है मेरा थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, जो कि बाल विकास सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट, टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती है, जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उस हर एग्ज़ाम्स में हर टाइम ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और इजी है भी ये बहुत इजी। जो थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है वो बहुत इजी है, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ बातों का ही ध्यान रखना ज़रूरी है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। हालांकि हम अधिगम का सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो थॉर्नडाइक ने पेश किया है। तो सिद्धांत क्या होता है, यानी किसी भी जो भी, जैसे यहाँ पे अधिगम है तो अधिगम का कारण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इससे रिलेटेड जो भी वो लोग अपनी थॉट देते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो वो लोग सिद्धांत पेश करते हैं उससे रिलेटेड, तो ये इसीलिए सिद्धांत का ऐसे यूज़ होता है। तो थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। अब अधिगम का सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के। तो अधिगम के सिद्धांत को दो श्रेणियों में रखा गया है, यानी अधिगम से रिलेटेड जिन मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत पेश किए हैं उनके आधार पे अधिगम के सिद्धांत को दो श्रेणियों में बांटा गया है। यानी जो सिद्धांत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिए पेश किया है अधिगम के संबंध में, तो उसको व्यवहार साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, यानी उसको व्यवहार साहचर्य सिद्धांत। और दूसरा है जो संज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, यानी जो मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक के आधार पे अधिगम का सिद्धांत पेश किया है उसके अंतर्गत, यानी जो मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक को महत्व देते हैं मनोविज्ञान में, उसके आधार पे उनके अधिगम के सिद्धांत को संज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, यानी दो भागों में है, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक। तो व्यवहारवादी जो अधिगम के सिद्धांत जिन मनोवैज्ञानिकों ने पेश किया है उन मनोवैज्ञानिकों, जो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम का सिद्धांत पेश किया है उन मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। और उन मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए उनको व्यवहारवादी मनोविज्ञान के नाम से भी बोला जाता है। दूसरा है संज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, यानी जो मनोवैज्ञानिक संज्ञान को, यानी ज्ञान को, यानी एक व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर जो भी चीज ज्ञान है, या जिस उनका ये ऐसा मानना था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना व व्यवहार का विज्ञान है। अब चेतना में क्या, जो चेतना जो हम कॉन्शियस रहते हैं, जैसे बुद्धि, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, पर्सनैलिटी, इस सभी चीज़ों को उन लोगों ने अपने और इन सभी चीज़ों को संज्ञान यानी ज्ञान, और इसके आधार पे उन लोगों ने अधिगम का सिद्धांत पेश किया है। इसलिए इन लोगों को संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक व संगठनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है, यानी इन लोगों ने चेतना व व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना मनोविज्ञान को। अब संज्ञानात्मक व क्षेत्र संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनको गेस्टाल्टवाद संगठन के नाम से भी जाना जाता है, यानी गेस्टाल्टवाद संगठन यानी संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के में कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो कि उन लोगों का थॉट मिलता जुलता था, उन लोगों का ऐसा बोल सकते हो कि ग्रुपिंग था, और उन लोगों की थॉट एक ही थी और एक साथ उन लोगों ने काम किया, इसलिए उन लोगों के संगठन को जो है वो गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, और यही गेस्टाल्टवाद संगठन जो है संज्ञानात्मक व क्षेत्र संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि व्यवहारवाद को मैंने समझा दिया, संज्ञानात्मक को समझा दिया, जो कि संज्ञानात्मक में जो संप्रदाय बना वो गेस्टाल्टवाद संगठन है, जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, और इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि चेतना और व्यवहार का विज्ञान करने वाला, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है मनोविज्ञान, यानी जिसमें चेतना का भी अध्ययन किया जाता है और व्यवहार का भी। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मनोविज्ञान जो है वो
व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इससे भी पहले बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा, मन का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा, लेकिन फिर इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान बताया। उसके बाद ये मनोवैज्ञानिक आए यानी गेस्टाल्टवाद संगठन यानी संज्ञानात्मक व क्षेत्र संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जो आए, इन लोगों ने संज्ञान को महत्व देते हुए संज्ञानात्मक को महत्व देते हुए अपना ग्रुपिंग बनाया जिसको गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कहना था कि मनोविज्ञान जो है वो उसमें उन लोगों ने चेतना को ऐड कर दिया, यानी चेतना व व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान है। तो आइए बात करते हैं कि व्यवहार साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत किन किन मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं। यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हम बोल सकते हैं जिन्होंने अधिगम से संबंधित सिद्धांत पेश किए हैं, इसलिए उनको व्यवहार साहचर्य सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो है वो है थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, IP पेवलोव है, BF स्किनर है, CL हल है। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने व्यवहार को महत्व देते हुए अपना सिद्धांत अधिगम के संबंध में पेश किया है। अब अपने सिद्धांत को सीखने के लिए इन बातों पर बल दिया, यानी इन लोगों ने जो भी सिद्धांत पेश किया है उसमें सीखने का जो कारण बताया है, उस पर जो रीज़न जिस चीज़ों पे बल दिया है यानी जिसके आधार पे सीखना संभव है, वो उन लोगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन लोगों ने जो महत्व दिया है उनके सिद्धांत में आप आगे पढ़ोगे, जैसे अभी हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भी आपको पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपन और अभिप्रेरणा ये चारों चीज़ जरूर दिखेंगे। और इन चारों के आधार पे ही उन लोगों ने सीखने का सिद्धांत पेश किया है। बस इन चारों का ही, ऐसा हम बोल सकते हैं कि बस इन चारों का ही कोई सम्मिलित करो आप, इन चारों को अगर आप जान गए तो बस सीखना यही है। इन लोगों ने जो भी सिद्धांत पेश किया है बस इसी के आधार पे किया है, इसी के बल पे किया है। इन लोगों ने पशु तथा मानव दोनों पे प्रयोग किए हैं। इनका कहना था कि सीखने का कार्य अचानक नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे होता है, समय लेता है सीखने में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा बोला कि किसी भी चीज़ को प्रयास करने से ही हम सीखते हैं, जैसा कि हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि अधिगम से रिलेटेड जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को पेश करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उसके आधार पे दो श्रेणियों में रखा गया है, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक। व्यवहारवादी के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं और उन लोगों ने सीखने के लिए किन चीज़ों को महत्व दिया है, तो पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपन और अभिप्रेरणा। और ये मानव और पशु दोनों पर प्रयोग करते थे ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। उसके बाद है गेस्टाल्ट वाद संप्रदाय या संगठन, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी जो संज्ञान से संबंधित अधिगम का सिद्धांत पेश किया है जिन मनोवैज्ञानिकों ने, यानी जो गेस्टाल्ट वादी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर, कोफका, कोहलर। ये तीनों का जो संगठन है, ये तीनों का संगठन को ही गेस्टाल्टवाद संगठन या संप्रदाय या मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनका जो कहना ऐसा था कि इन लोगों ने सीखने के लिए सूझ और अंतर्दृष्टि पे बल दिया है। इन लोगों के ऐसा कहना था कि प्रयास के आधार पे न सीख के सूझ के द्वारा सीखने का कार्य होता है, जिसमें प्रत्यक्षण, संवेदना, चिंतन, बुद्धि, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा, बुद्धि को आधार माना है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और नाम से भी आप लोगों को स्पष्ट पता चल रहा है कि संज्ञान यानी ज्ञान, और ज्ञान में क्या आएगा, और चेतना का और व्यवहार का अध्ययन इन लोगों ने माना है मनोविज्ञान को। तो चेतना में हमारे क्या आएगा, यानी प्रत्यक्षण। किसी भी उद्दीपन को हम डीपली तक समझ पाते हैं कि उद्दीपन क्या है, कैसा है, क्या ज़रूरत है उसकी, तो उसको हम प्रत्यक्षण बोलते हैं। किसी भी चीज़ उद्दीपन को ऑब्जर्व करना, इस तरह से। संवेदना, किसी भी चीज़ का एहसास। चिंतन, बुद्धि को आधार माना गया। यानी ये टोटल का टोटल यहाँ संज्ञान दर्शाता है, यानी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक अधिगम के संबंध में इन चीज़ों को बल दिया है सीखने के लिए। इनके अनुसार सीखने की क्रिया अचानक होती है, यानी सूझ के और अंतर्दृष्टि के द्वारा होती है। इन लोगों ने समस्या समाधान को सीखने का आधार माना है। इन लोगों का कहना ये था कि किसी भी परिस्थिति, यानी जो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होता है और हम उसका समाधान करते हैं, तो उसको सीखना जो कि सूझ के आधार पे होता है। इनका जब भी आप सिद्धांत पढ़ोगे
आगे, और मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोग का जो भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, इन मनोवैज्ञानिकों ने, उसमें आप लोग जो भी महत्व देखोगे, एक ही टिप्पणी आप लोग देखोगे, समस्या समाधान, इसी पे आधारित उनका सारा एक्सपेरिमेंट रहता है। जैसा कि अभी हम व्यवहारवादी के अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें भी वही चारों चीज़ों का, यानी पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, उद्दीपन और ये प्रतिक्रिया, इन्हीं चारों चीज़ों का आप महत्व देखोगे। अगर आप इन चारों चीज़ों को समझ जाते हो तो थॉर्नडाइक का जो भी सिद्धांत है वो आराम से आप लोग एग्जाम में सॉल्व करके आ सकोगे। इन लोगों ने सिर्फ मानव के प्रयोग पे बल दिया, इन लोगों ने सिर्फ मानव पे प्रयोग किया है, जितने भी अभी अपने सिद्धांत इन लोगों ने पेश किया है मानव पे बल देके। अब हालांकि हम अधिगम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अधिगम से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि अधिगम क्या होता है। अधिगम यानी सीखना, सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना, लर्निंग। तो जीवन में सीखने की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, ये जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। सीखना, हम हमेशा सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। वास्तव में सीखना किसी स्थिति के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया है। किसी स्थिति के प्रति अगर उत्पन्न होती है और हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया के प्रति क्रिया करने को हम प्रतिक्रिया बोलते हैं, यानी प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी क्रिया के प्रति, तो किसी भी स्थिति के प्रति, तो एक सक्रिय प्रतिक्रिया है वो सीखना। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। यानी जब भी हम प्रतिक्रिया करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आता है, और प्रगतिशील परिवर्तन नहीं, एक तरह से बोल सकते हो कि स्थायी परिवर्तन होता है, और वो होते ही जाता है। परिवर्तन सीखते ही हैं, हमारा लाइफ टाइम सीखते हैं। उसके बाद प्रत्येक क्रिया से बालक को एक अनुभव प्राप्त होती है, यानी एक एक्सपीरियंस मिलता है। कोई भी क्रिया हम करते हैं, यानी कोई भी काम हम करते हैं, व्यवहार करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो बालक को कुछ अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और उस अनुभव से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, यानी वो सीख जाता है। अतः यह कहा जाता है कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। यानी सीखना को यहाँ पे अगर ऐसा बोला जाए कि सीखना व्यवहार में, वैसे सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है जहाँ जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होता है। जब हम अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास से हमें अनुभव मिलती है, और अनुभव है यानी जिसका उद्देश्य व्यक्ति, और उसका उद्देश्य ये होता है उस अनुभव का कि जो भी स्टिमुलस होती है यानी उद्दीपक होता है, उसके साथ हम संबंध स्थापित कर लेते हैं और उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजन करने लगते हैं, और वो सीखना होता है इस तरह से। तो ये सीखना होता है। सीखना, अगर हम सीखने की बात करें, मैं अपने शब्दों में बताऊं आप लोगों को सीखने का, तो सीखना सबसे बड़ा सिंपल है। आप लोगों को समझना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सीखना क्या होता है। सीखना जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे सामने उद्दीपक है, जैसे साइकिल चलाना हम चाहते हैं कि हमें साइकिल चलाना है, ठीक है, तो हम उसको प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे चलाने के लिए, प्रयास करेंगे, भूल भी होगा, हम ट्रायल करेंगे, और कई सारे हमसे एरर भी होंगे, भूल होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। यानी पहले हमारा व्यवहार क्या रहता है, हमें साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन लास्ट का व्यवहार आपने क्या देखा है, हम साइकिल चलाना सीख गए, यानी हम साइकिल चलाने लगे। यानी पहले के व्यवहार में क्या हुआ, पहले के व्यवहार से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हम साइकिल चलाना सीख गए, और वो सीखना हमारा स्थायी है, हम उसको भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारे व्यवहार में हुए इस स्थायी परिवर्तन को, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसको सीखना बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आगे बात करेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई उपनाम से जाना जाता है, यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे पहला नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी उद्दीपन उपस्थित होते ही अनुक्रिया करते हैं तो उसका भी सिद्धांत, ये भी आप याद रख सकते हो, आगे आपने पढ़ा है। संयोजनवाद सिद्धांत, ये आप लोग अधिगम से रिलेटेड, आप लोग अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो बताया है, बस आप लोग यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप ये कहीं से भी नाम उठा के दे देगा तो आप लोग बस समझ जाना कि ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अधिगम का संबंध सिद्धांत, यानी जो उद्दीपन के साथ संबंध स्थापित हो जाता है और सीखते हैं, तो ये संबंध भी इंपॉर्टेंट है, इनके में संयोजनवाद भी इंपॉर्टेंट है, उद्दीपन अनुक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, प्रयास और त्रुटि भी, सब सीखने से रिलेटेड है। अब प्रयास और भूल का सिद्धांत,
ये भी, और SR यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का थ्योरी, ठीक है। स्टिमुलस आता है, प्रतिक्रिया करते हैं, तो इस तरह से ये इनके सिद्धांत के कई उपनाम है, कई नामों से इनके सिद्धांतों को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम। थॉर्नडाइक ने जो अपना नियम दिया है, जो अपना सिद्धांत पेश किया है सीखने के संबंध में, अधिगम का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस नियम पे आधारित है? अगर हम उसकी बात करें तो वो प्रयास और त्रुटि के नियम पे आधारित है। तो वो उस नियम के अंतर्गत उनका क्या मानना था, इस तरह से अगर मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ समझाने के लिए कि उनका जो सिद्धांत था वो प्रयास और त्रुटि के नियम पे आधारित था, तो उनका वो नियम क्या था, कैसा था? तो जो थॉर्नडाइक है, इनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक है। इनका जन्म 1874 में USA में हुआ था। थॉर्नडाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया, क्योंकि इन्होंने अधिगम से संबंधित जो प्रयोग किया था पशु पे, पहला सिद्धांत दिया था, इसलिए इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और इनको पशु मनोवैज्ञानिक में बहुत ही प्राथमिकता मिला है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि प्रयास और भूल के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी में किया था, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया था। उन्होंने चूहों, बिल्लियों और खरगोश पर अनेकों प्रयोग करके यह साबित किया कि मानव और पशु दोनों ही प्रयास और भूल के द्वारा सीखते हैं। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में समझा चुकी हूँ। किसी भी काम को सीखने के लिए पहले प्रयास करते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में ही काम करना सीख जाएं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई भूल होने की संभावना बनी रहती है और काम में सफलता नहीं मिलती। यानी साफ पता चल रहा है कि प्रयास और भूल, प्रयास कर रहे हैं, बार बार भूल हो रही है, एक ही बार में हम कोई भी चीज़ नहीं सीखते, अचानक नहीं सीखते, हमें समय लगता है। इनके अनुसार कहना है कि किसी भी चीज़ के अधिगम में, लर्निंग में समय लगता है, अचानक नहीं सीखते। इनका कहने का यही मतलब है यहाँ पे। प्रयास एवं त्रुटि का नियम के अंतर्गत ये भी है पॉइंट मेरा कि अतः फिर से उस काम को सीखने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, उस प्रयास में हुए सभी भूलों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करते रहते हैं, जिससे प्रयासों की बढ़ने के साथ भूल में कमी आती है, जिससे एक अनुभव प्राप्त होता है और वो काम सीख जाते हैं। प्रयास और त्रुटि में आप प्रयास करते रहिए, भूल की आपको बार बार जो भूल होगी उससे अनुभव प्राप्त होगा, और एक टाइम के बाद आप भूलों में कमी आती जाएगी और सीख जाओगे आप प्रयास से। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत पेश किया है और उस सिद्धांत जो नियम पे आधारित है, यानी प्रयास और त्रुटि के नियम पे, उसके अंतर्गत यही माना गया है। उदाहरण की अगर हम बात करें, यानी प्रयास एवं त्रुटि के नियम के अंतर्गत सीखने के लिए, तो उदाहरण के लिए साइकिल चलाना मैं पहले ही दे चुकी हूँ आप लोगों को उदाहरण। गणित के सवाल हल करना, गणित के सवाल भी हम एक बार में, दो बार में हल नहीं करते, उसे सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, भूल भी होती है, तब जाके कहीं हम एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होता है तो हम सीखते हैं। आदि भूल और प्रयास के द्वारा सीखना है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करें थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में हम आगे बात करें, मेन उनके सिद्धांत पे अगर हम आते हैं, तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में 1913 में प्रतिपादन किया है अपने सिद्धांत को। थॉर्नडाइक का मानना है कि सीखने में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को विभिन्न मात्रा में संबंध होना जरूरी है। ये संबंध विभिन्न उद्दीपन और प्रतिक्रिया के कारण स्नायु मंडल में स्थापित होता है। अर्थात थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अर्थ है कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, अथवा जब व्यक्ति भविष्य में फिर से उसी उद्दीपन का अनुभव करता है तो वह फिर से वही व्यवहार करता है। ये इन्होंने जो अपने सिद्धांत में जो बातें बताई हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया है अपना, उद्दीपन, प्रतिक्रिया और संबंध स्थापित हो जाना और सीख जाना, जो कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने अपना जो अधिगम का सिद्धांत इसी आधार पे, इन्हीं बातों पे बल दे के दिया है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, इन्होंने यही बोला है कि विभिन्न मात्रा में संबंध होना जरूरी है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का, ठीक है। उद्दीपन और, ये देखिए यहाँ पे, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के कारण स्नायु मंडल में स्थापित होती है। अर्थात थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अर्थ है कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है, और फिर अगर उद्दीपक भविष्य में वही सामने आता है लोगों के, तो वो व्यवहार करना सीख जाते हैं इस तरह से। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग, यानी थॉर्नडाइक जो है उन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया था, कौन सा
मतलब किस प्रकार उनका जो प्रयोग था वो कैसे किया था, किन चीज़ों पे की थी, और जिसके आधार पे उन्होंने सिद्धांत दिया, पेश किया और प्रूफ किया अपनी बातों को। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रयोग एक भूखी बिल्ली पे किया, यानी यहाँ प्रयोगकर्ता जो है वो है एक भूखी बिल्ली है, यानी बिल्ली पर किया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ये किस पे किया, तो एक भूखी बिल्ली है। उन्होंने और भी जानवरों पे किया है, जैसे खरगोश, चूहे, इन सभी पे भी किया है, लेकिन मछली, इन सभी चीज़ों पे भी उन्होंने किया है। लेकिन उनका जो फेमस सिद्धांत है, जो प्रयोग है, वो है वो बिल्ली पे, भूखी बिल्ली वाली, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। उस भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, पिंजड़े के बाहर भोजन यानी मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजड़े का दरवाजा एक खटके के दबाने से खुलता था, अतः बाहर में रखा भोजन बिल्ली को साफ साफ पिंजड़े से दिखाई पड़ रहा था। अतः बिल्ली के लिए भोजन एक उद्दीपन था, और उद्दीपन के कारण बिल्ली में प्रतिक्रिया आरंभ हुई। यानी आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक बिल्ली को पिंजड़े में रखा गया, और एक भूखी बिल्ली को, वो भूखी थी, ठीक है, और जो खाना रखा गया यानी मछली का टुकड़ा, भोजन, वो उसको ऐसे पोजीशन में रखा गया कि बिल्ली को सामने से साफ दिखे, यानी वो उसके उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करे, उसको पाने के लिए। तो बिल्ली को क्या है, साफ साफ भोजन दिख रहा था, और भोजन एक उद्दीपन है। तो इस तरह से, और जो उसको पिंजड़े में रखा गया था, उसका जो दरवाज़ा खुलने का जो आप बोल सकते हैं, हुक बोल सकते हैं या खटका बोल सकते हैं, वो अगर उसका एक पैर के दबाने से खुल जाता था, इस पोजीशन में रखा गया था। उसके बाद यहाँ से कि उद्दीपक के कारण बिल्ली में प्रतिक्रिया आरंभ हुई। जैसे उसने कई बार पिंजड़े के बाहर निकलने का प्रयास किया, काफ़ी देर तक बिल्ली पिंजड़े के अंदर उछलती कूदती रही, तथा उसने अनेक प्रतिक्रिया प्रयत्न और भूल के आधार पे की। बार बार उछलना, इधर उछलना, कूदना, रॉड को पकड़ना, बीच से पार करने की कोशिश करना, ये सब उसका प्रयास था। क्यों प्रयास था भाई, ऐसी प्रतिक्रियाएं वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे सामने उद्दीपक दिख रहा था, यानी मछली का टुकड़ा। यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, उद्दीपक आया, मछली का टुकड़ा, और वो किस तरह की प्रतिक्रिया कर रही है, किस तरह का वो प्रयास कर रही है, उछल कूद करना, बीच से पार होना, ये सब उसका प्रयास है, यानी प्रतिक्रिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उछलती कूदती रही, तथा उसने अनेक प्रतिक्रिया प्रयत्न भूल के आधार पे की। अचानक इन्हीं प्रयास के दौरान बिल्ली का पंजा पिंजड़े के खटके पे पड़ गया, और पिंजड़े का दरवाजा खुल गया, जिससे उसको उद्दीपन यानी भोजन प्राप्त हो गया। अतः यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थॉर्नडाइक है यहाँ पे। थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली के साथ बार बार ये प्रयोग किया, और कुछ समय बाद बिल्ली बिना भूल किए पिंजड़े का दरवाजा खोलना सीख गई। इसी कारण उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। यानी बिल्ली का एक बार पंजा पड़ता है खटके पे, और वो बाहर निकल के खाना ले लेती है। फिर उसके बाद फिर से थॉर्नडाइक ने लगभग 100 बार उस बिल्ली पे ही ये प्रयोग किया, बार बार उसको पिंजड़े में रखा, और वो बिल्ली बार बार प्रयास करती, और अचानक से खटका खुल जाता। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि उसके प्रयास से, और जो उससे भूल होती थी उसके अनुभव से, भूल में कमी आई उसके, और इतने प्रयोग के बाद, इतने ट्रायल के बाद, एक टाइम के बाद ऐसा आया कि बिल्ली को पिंजड़े में रखते ही डायरेक्ट उसने खटके को दबाना सीख गया और भोजन ले लिया। और जब भोजन ले लिया तो उसे अनुबंधन यानी रिफ्रेशमेंट मिला, और एक संबंध स्थापित हुआ, और वो सीख गई। अब उसको जब भी पिंजड़े में रखा जाता था तो वो खटके फटाक से दबा के और भोजन ले लेती, तो यानी वो उसका संबंध स्थापित हो गया। फाइनली जब संबंध स्थापित हो जाता है तो कोई भी कार्य करना सीख जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि थॉर्नडाइक का जो है, तो आइए फिर हम इसके बाद में जो जानते हैं कि थॉर्नडाइक का प्रयोग का जो है, तो इसमें जो पहला जो है वो बिल्ली भूखी है, इस वजह से भी वो क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है, ठीक है। तो उसका भूख सबसे बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको चलाने वाला है, कि जो भूख है उसकी वजह से ये सब क्रिया कर रही है। उसके बाद लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भोजन को प्राप्त करना। तो इसमें ये सब देखिए, ये सभी के अंतर्गत आता है। जो लक्ष्य है वो भोजन। अवरोध क्या है कि अवरोध उसमें उत्पन्न हो रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, बार बार इधर उधर कूदना, और वो अवरोध है। अनियमित अनुक्रिया, ये भी है कि वो अनियमित अनुक्रिया कर रही है, कि इधर कूदना उधर कूदना, और ये सब क्रियाएं उसका है जो वो हो रहा है। फिर उसके बाद
उसको अचानक से सफलता मिल जाती है, यानी संयोज वंश उसको सफलता मिल जाती है, यानी खटके पे पैर पड़ता है और बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेती है, यानी वो उसको ऐसे आप बोल सकते हो कि दृढ़ीकरण, यानी वो निश्चित हो जाता है और वो भोजन प्राप्त कर लेती है और वो सीख जाती है। तो इस प्रकार से ये सब स्टेप है जो मैं आप लोगों को सिर्फ बोल के पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। अब आगे का जो है, ये देखिए मैंने आप लोगों को फिगर के थ्रू भी समझाया है। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने फिगर डाला है। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया होगा। ये बिल्ली जो है ये भूखी है, ये सामने में ये खाना को देख रही है कि सपोज डेट यहाँ पे आप लोग ऐसे मान सकते हो खाना यहाँ दिख नहीं रहा है, ये सपोज डेट कि ये खाना का टुकड़ा है इस प्रकार से, यानी मछली का टुकड़ा है जो बिल्ली को दिख रहा है, ठीक है, सामने में। अब उसके बाद बिल्ली भूखी है तो वो क्या करेगी, वो उछलना कूदना इस प्रकार से इधर उधर, ये सभी इन लोग इसका वो प्रयास यानी अनुक्रिया हो रहा है। उसके बाद अचानक उसका क्या होता है कि पैर, यहाँ पे एक खटका है, इस खटके पे उसका पैर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर जाके ये उद्दीपक यानी मछली जो खाना है भोजन है वो ले लेती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये यहाँ जानना है कि ये जो है बिल्ली जो है ये सब क्या कर रही है, बिल्ली ये हुआ ये हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्ली का अनुक्रिया, ये अनुक्रिया कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये खाना जो है मछली यानी ये क्या है, उद्दीपन, ये दरवाजा खुलता है और मछली उसको प्राप्त हो जाता है, यानी ये बंधन यानी अनुबंधन यानी संबंध स्थापित हो जाना। यानी ये आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ये पूरा जो मैंने आप लोगों को फोटो दिखाया है इसके थ्रू आप लोग समझ जाओ कि एक बंधन बन गया, यानी मछली को भोजन मिला और वो उसको रिफ्रेशमेंट मिला और मछली उद्दीपन प्राप्त करते ही बंधन बना और वो बार बार प्रयास से एक टाइम के बाद दरवाज़ा खोल के भोजन लेना सीख गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए अधिगम जो है थॉर्नडाइक का जो अधिगम का जो सिद्धांत है वो भूल और प्रयास पे आधारित है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी बार प्रयास कर रही है बिल्ली, यहाँ पे ये देखिए बिल्ली कितनी बार प्रयास कर रही है, इस प्रकार से मैंने दिखाया। यानी अधिगम में प्रयास एवं भूल सम्मिलित होता है, ठीक है। फिर अधिगम में अनुबंधन परिणाम है, यानी मैंने क्या बोला था कि अधिगम जो है उसमें अनुबंधन यानी बंधन उसका रिजल्ट होता है। जब रिजल्ट आ जाता है यानी जब खाना मिल जाता है तो अनुबंधन हो जाता है और एक बंधन बन जाता है उद्दीपन के साथ। तो इस प्रकार से है कि प्रयास और भूल पर आधारित है, अनुबंधन उसका रिजल्ट होता है यानी परिणाम होता है। अधिगम में समय लगता है, यानी कितने सारे ये प्रयास कर रही है और बार बार भूल कर रही है, यानी समय लगता है, अचानक नहीं सीखते हैं। यानी किसी भी हम स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ें सिखाते हैं, यानी सपोज डेट अगर मान लीजिए अगर हम बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले हम अभ्यास करवाते हैं। उस अभ्यास के दौरान न जाने वो लोग कितनी गलतियाँ करते हैं, तब जाके वो लोग ABCD एक टाइम के बाद सीख जाते हैं। यानी अचानक नहीं होता है, बार बार प्रयास करना होता है। तो और अधिगम जो है इनके व्यवहारवादी मनोविज्ञान यानी थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम में संज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यही सब पूछे जा सकते हैं कि संज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन और अभिप्रेरणा, ये चारों को आप याद रखिएगा और बाकी आप लोग समझ चुके हो कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इनके प्रयोग के चरण की अगर हम बात करें तो पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली जो है वो प्रयोगकर्ता का काम कर रही है, यानी उसी पर प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग करता है। एग्जाम से अगर पूछ दिया जाए कि प्रयोग करता है यानी थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उन लोगों ने जो प्रयोग दिए हैं वो किस पे दिए हैं, तो भूखी बिल्ली पे। तथा पिंजड़े के बाहर जो भोजन रखा है वो उद्दीपन है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अब उसके द्वारा प्रयास क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स क्या दिया जा रहा है उसके पास, ये देखिए यहाँ पे मैंने दर्शाया है। रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि बिल्ली के द्वारा पिंजड़े में उछल कूद मचाना, इस तरह से बिल्ली के द्वारा पिंजड़े की सलाखों को हिला रही है। फिर बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश करना और बिल्ली के द्वारा पिंजरे के लिवर को दबाना और बाहर रखे भोजन प्राप्त कर लेना। फाइनली वो भोजन प्राप्त कर लेती है। उसके बाद देखिए क्या होता है इसी चरण में कि क्या होता है,
प्रयोग के चरण की बात कर रहे हैं, जो फाइनल चरण है उसमें क्या होता है कि उद्दीपन तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाता है। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को इसके बारे में भी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे बंधन बनता है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ भी मैं समझा देती हूँ कि स्टिमुलस आता है यानी भूखी मछली, सॉरी मछली का टुकड़ा, और प्रतिक्रिया यानी कितने सारे प्रयास करती है, और लास्ट और एक टाइम के बाद अचानक उसका जब खटका पैर पे पड़ता है तो बाहर निकल के उसको भोजन मिल जाता है, यानी एक संबंध स्थापित हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, और इस तरह से एस और आर के बीच बंधन यानी हो जाता है, और उसको एक संतोषप्रद अनुक्रिया के बाद यानी उसको खाना मिलता है तो वो संतुष्ट हो जाती है, और यही क्रिया बार बार जब किया जाता है तो एक टाइम के बाद वो सीख जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब तक से किसी को रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा तो वो कैसे सीखेगा। ठीक है, तो बिल्ली को भी क्या होता है, मछली के रूप में जब वो प्राप्त करती है भोजन तो उसको रिफ्रेशमेंट मिलता है, संबंध स्थापित करती है, और उसको और फिर उसको उसी पे जब प्रयोग किया जाता है तो फिर वो बार बार एक बार उसको संतोषप्रद जो रिजल्ट होता है वो मिल जाता है ऐसे व्यवहार से, तो वह बार बार करते करते फाइनली सीखी जाती है। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि थॉर्नडाइक जो हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनका सिद्धांत का क्या महत्व है। तो थॉर्नडाइक, यहाँ पे भी थोड़ा मेरा टाइपिंग मिस्टेक है थॉर्नडाइक का, कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बड़े और मंद बुद्धि, ठीक है, बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। बड़े और जो कम बुद्धि के बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। शिक्षक शिक्षा सिद्धांत से समझते हैं, यानी जो शिक्षक हैं, ठीक है, तो वो शिक्षा में इसी सिद्धांत से समझते हैं कि बच्चों को सीखने के लिए के दौरान गलतियां कर सकते हैं, यानी जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है कि उन्हें भी ये सिद्धांत पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अगर वो चाहेंगे कि बच्चे अचानक से सीख जाए तो अचानक से नहीं सीखेंगे, यानी बच्चे सीखने के दौरान गलतियां कर सकते हैं, कई प्रयास ले सकते हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा और उनके शिक्षण विधि में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, आगे बात करें तो ये सिद्धांत यह बताता है कि, ठीक है, आगे हम बात करें तो ये सिद्धांत यह बताता है कि सीखने में कार्य का दोहराना जरूरी है, यानी अगर हम सीख रहे हैं तो बार बार प्रयास करना जरूरी है। शिक्षा सिद्धांत, यहाँ पे थोड़ा मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। शिक्षा सिद्धांत से बालकों में धैर्य और परिश्रम गुणों का विकास होता है, यानी बार बार प्रयास करेंगे और भूल होगी, और बार बार प्रयास करने से उनमें क्या आएगा, पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा कि हाँ ट्राई करना ही है, और उस ट्रायल से उनको पेशेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है। यह सिद्धांत जो है वो समस्या को समाधान बार बार प्रयास और भूल के आधार पे बल देता है। ठीक, कई विषयों का सीखने में उपयोगी, जैसे ये कई विषयों में सीखने के लिए उपयोगी है ये सिद्धांत, जैसे गणित, विज्ञान आदि, इन सभी विषयों के लिए ये बहुत ही महत्व रखता है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि थॉर्नडाइक का जो निष्कर्ष की अगर हम बात करें, यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत का निष्कर्ष वो किस पर आधारित है, तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत के निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे जो इम्पोर्टेंस दिया है वो किसको दिया है, पुनर्बलन को दिया है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ये बताया है कि पुनर्बलन के अलावा उन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में सूझ का कोई महत्व नहीं दिया है। अगर उनके निष्कर्ष को हम पढ़े तो कि थॉर्नडाइक के सीखने का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने सूझ को महत्व न देकर थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को आवश्यक माना है। ठीक है, तो यहाँ कैसे माना है, क्या माना है, मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स के बारे में बात करूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम में जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो भूखी बिल्ली पे किया, किस ईस्वी में किया, कहाँ के रहने वाले थे, और शिक्षा मनोविज्ञान के में प्रमुख मनोवैज्ञानिक, पहले मनोवैज्ञानिक उनको माना जाता है जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत पेश किया, बहुत ही महत्व रखते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में। ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर प्रयास और भूल के
संबंध में जो उन्होंने सिद्धांत पेश किए उसके जो मैंने आप लोगों को कई उपनाम बताए हैं, वो भी एग्जाम्स में अलग अलग नामों से पूछा जाता, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत में किन बातों को महत्व दिया है तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि अनुबंधन, प्रतिक्रिया, अभिप्रेरणा और उद्दीपन, इसको महत्व दिया है। प्रयास और जो इन्हीं चीज़ों को जो है प्रयास और भूल के आधार पे सीखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार। तो ये सभी चीज़ें थॉर्नडाइक के सिद्धांत का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। उसके बाद आगे मैं आप लोगों के लिए थॉर्नडाइक के जो नियम है, ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम है, जैसे मुख्य नियम और गौण नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी जो नियम उन्होंने पेश किए हैं, जो दिए हैं अपने सिद्धांत देने के बाद, उसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो अभी तक आप लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ो, उसके बाद हम नियम पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू।